संचालन का भार सौंपने के लिए। मैं एमपी से डॉक्टर प्रमीला ठाकरे और ऑन पैसी की एक छोटी सी सिपाही, छोटी सी स्टूडेंट। और आज सभी मेरे आदरणीय सम्मानीय यहाँ पे उपस्थित मंच पर ओपी मेंबर क्लब के सभी सदस्यों को, कोर टीम को और होस्ट को, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन, स्वागत वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटर महोदया जो किसी नाम की और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, खुशबू मैम, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ इस मंच पे। मैम नेपाल से हैं और यूट्यूब पर ओम पैसी के सेशन भी चलाती हैं और बहुत सरल और बहुत ही सहृदय से मैडम हम अपना प्रेजेंटेशन रखती हैं सभी के सामने। तो आज जो हमारा विषय है प्लानिंग फॉर टॉप इन ऑन पैसिव बिजनेस, तो चलें ज़्यादा देर ना करते हुए मैम का फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और मैम को हम सुनते हैं और आज मैम से अपने ज्ञान के भंडार को भरते हैं। तो मैम प्लीज आप मंच पर आए और अपना आज का प्रेजेंटेशन रखें हम सबके बीच में। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुशबू मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ और हमारे जो ओपी आईडू क्लब जो है इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो है मंच पर अपने दो शब्द रखने का मौका दिया। और आज जो है हम बात करेंगे कि प्लानिंग फॉर टॉप इन द ऑन पैसिव बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है? देखिए, इस टॉपिक का सीधा सीधा मतलब है कि हम अपना प्लान कैसे करें कि हम ऑन पैसिव बिजनेस में टॉप पर कैसे जाएं। तो जब हम एक साधारण बिजनेस में टॉप की बात करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है कि सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा। यानी सबसे पहले मेरा जो स्टेप आता है वो आता है थिंकिंग। दूसरा मेरा स्टेप जब मैं थिंकिंग कर लेती हूँ तो फिर मेरा सेकंड स्टेप आता है प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में मैं ये मॉडल बनाती हूँ, अपने दिमाग में एक मॉडल बनाती हूँ कि हाँ ये वाला बिजनेस मैंने सोचा है तो इस बिजनेस के लिए मुझे जो है इतना अमाउंट लगाना है और ये मैशनरी सेटअप करनी है, मुझे इस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए और ये मेरा रॉ मटेरियल होगा और ये मेरा आउटकम प्रोडक्ट होगा जिसको मैं इस तरीके से सेल्स या डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो पहला लेवल मेरा थिंकिंग, दूसरा लेवल मेरा प्लानिंग, तीसरा लेवल जो कि हमारे प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में आपका जो एफर्ट होता है वो आपके कैपिटल पर निर्भर करता है कि आपके लिए वो कैपिटल कितना मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए लाख 2 लाख रुपए भी कोई मायने नहीं रखते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 5,000, 2,000, 4,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो यानी कहने का मतलब आपने जो बिजनेस थिंक किया है, प्लान किया है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो कैपिटल है वो आप कैसे लेते हो। वो आपकी खुद की है या फिर आपने लोन पर ली है या फिर आपने जो है उसके लिए अपने फ्रेंड्स की या अपने फैमिली की हेल्प ली है। तो हमारा तीसरा स्टेप आता है कैपिटल और चौथा स्टेप आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यूनिट को डिजाइनिंग, यानी चौथा स्टेप हमारा प्रोडक्शन यूनिट की डिजाइनिंग आती है। प्रोडक्शन यूनिट की डिजाइनिंग के अंतर्गत हमारा सारा का सारा पार्ट आ जाता है कि बिजनेस के लिए हम रेंट पे ऑफिस लेंगे या फिर हम जो है गोदाम लेंगे या फिर हम कौन सी मशीन लगाएंगे, हम फर्नीचर कौन सा यूज करेंगे, हमारे कितने एम्प्लॉइज को हम फर्स्ट टाइम में हायर करेंगे, कितनी सारी मशीनरी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाती है। अब प्रोडक्शन के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा पैकेजिंग।
पैकेजिंग, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी सेल से पहले अगर उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है ना, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप खुली वाली सूजी मार्केट में खरीदते हो, बट वही अगर आपको एक पैकेट में एक अच्छे ब्रांड के साथ मिलती है, तो उसी सूजी का किलो के हिसाब से रेट में 10, 20, 25 रुपए जो है इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि इनहांस करती है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आपने जो प्रोडक्ट बना लिया है, आपने जो प्रोडक्ट को निर्माण किया है, उस निर्माण प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट तक पहुंचाओगे, यानी आप उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाओगे। और इसी ट्रांसपोर्टेशन टर्म्स के अंतर्गत हमारी जो है डिलीवरी और हमारा जो है रिटेलर, सब रिटेलर तक हमारा जो है ट्रांसफर भी आता है, और हमारा ऑनलाइन मे बी मैम का शायद कोई कॉल आ गया और सीधी शायद आवाज आ रही बंद हो गई। जी, ऐसा प्रतीत होता है कि मैम का कॉल आ गया। कोई बात हेलो, नहीं। मेरी वॉइस बंद हो गई थी क्या? यस, अभी क्लियर आ रही है बट बंद हुई थी। ओके, कहाँ तक मेरी वॉइस गई, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस बोल रही थी। मिनिमम 5 to 8 सेकेंड। ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। बिजनेस का जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो होता है हमारा थिंकिंग। थिंकिंग लेवल पर हम प्लान करते हैं कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, और हम जो है क्या अपने दिमाग में किस तरीके से हम उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम कहाँ पर वो बिजनेस करेंगे, उसके लिए हम कच्चा सामान कहाँ से लेंगे। तो ये हमारे थिंकिंग लेवल में आता है। दूसरा स्टेप होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत हम पूरा एक रोड मैप तैयार करते हैं कि उसमें हम जो है इतना ही अमाउंट लगाएंगे, और इतने ही हम एम्प्लॉइज रखेंगे, इतना ही पीस हम फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करेंगे, इतने की मशीनरी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के आती है। तीसरा पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल जो होता है ना, वो हमारा बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके मोटिव को और आपके वर्क करने की स्पीड को। कहने का मतलब कुछ लोगों के लिए ₹1,00,000 भी कोई मैटर नहीं करते, और कुछ लोगों के लिए ₹1,000 भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपके लिए आपका कैपिटल कितना मैटर करता है, और क्या ये कैपिटल आपका खुद का है, आपने या फिर आपने किसी से कर्ज लिया है, या फिर आपका ये जो कैपिटल है वो आपने किसी से कोलैबोरेट करके लिया है, यानी किसी से कॉपरेशन में मांगा है। तो कैपिटल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉइंट के अंतर्गत हमारे सारे के सारे इंटीरियर, मतलब कि जो भी हमारे फर्नीचर, अभी फिर मैम की वॉइस ब्रेक हुई है ना राजेश जी? सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, कोई कॉल आ गई होगी। कॉल आ गई थी, इसको याद रखें, वहीं पे उन्हें क्लियर कराएं। जी बिल्कुल। हेलो, बार बार मेरी माइक कौन म्यूट कर दे? जी, ऑटोमेटिक आपका ब्रेक हो जाता है वॉइस, नो प्रॉब्लम। आपके माइक को कोई म्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि होस्ट और को होस्ट हम दो ही हैं, हमारे अलावा किसी के पास कमांड नहीं है। आप ऑलरेडी खुद को होस्ट हैं, आपके माइक को कोई अनम्यूट नहीं कर सकता, म्यूट नहीं कर सकता, सॉरी। पता नहीं अमित भाई, बार बार म्यूट हो रहा है, क्योंकि नहीं, मेरा आज हो सकता आज ऐसा का है। खुशी की बात यह है कि हम
कभी भी लाइव होने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात, अच्छा साइन है हम लोगों के लिए, नो प्रॉब्लम। बैक एंड पे काम चल रहा है मे भी, और उसकी वजह से शायद ही कोई व्यवधान आ रहा है। आप जी मैम, कंटिन्यू आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी लाइव हो सकते हैं, इसलिए अच्छा साइन है ये हमारे लिए, आप कंटिन्यू ओके करें। ओके ओके। मुझे यही लग रहा है कि शायद बैकएंड पे कुछ वर्क चल रहा है। तो पैकेजिंग, अगला स्टेप आता है हमारा पैकेजिंग, जिसके अंतर्गत हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, और हम क्या क्या कोलैबोरेशन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पैकेजिंग के अंतर्गत आती है। क्योंकि आप अगर कोई भी पैकेजिंग करते हो तो आप सारी चीजें खुद से नहीं बनाते हो। आप जो पैकेट बनाते हो वो पैकेट भी आप किसी ना किसी से कोलैबोरेट करके परचेज करते हो। और उसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत हमारा जो है रॉ मटेरियल, जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे हमें पहुंचाना है, और इसके लिए हम क्या क्या टेम्पलेट करेंगे, क्या क्या हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, ये वाला स्टेप हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। और आखिरी स्टेप आता है हमारा सेल्स। क्योंकि बिजनेस में आपका जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक आपकी कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस का कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो सेल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्स एक बहुत ही अहम पार्ट है। हाँ, तो सेल्स से हम लोग सेल्स से जो है हमारी आमदनी होती है। तो सेल्स में हमारा जो है प्रोडक्ट को हम अल्टीमेटली मार्केट में जब बेच देते हैं, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो ये हमारे बिजनेस के नॉर्मल स्टेप होते हैं। अब हम ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव भी हमारा जो है एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में भी हमारे यही स्टेप जो है वो हमें आगे लेके जाते हैं। आगे लेके जाते हैं मीन्स हमें कैसे और टॉप पे पहुंचना है इसको निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले थिंकिंग। थिंकिंग यानी हमारे ऑन पैसिव का एक मूल मंत्र भी है कि थिंक बिग, ड्रीम बिग। मतलब आप कितना बड़ा सोच सकते हो। तो आपको अपने बिजनेस के लिए अपना थिंकिंग लेवल जो है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। और थिंकिंग लेवल में जो है आज से 6 साल पहले 2018 में जब हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब से ये थिंकिंग लेवल स्टार्ट हुआ, जिसमें 14,27,335 ऐसे लकीएस्ट पर्सन हैं जिन्होंने अपनी सीट रिजर्व की। हालांकि ये सीट कुछ ज्यादा थी, लेकिन कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया, कुछ लोगों ने अपनी आईडी का रिफंड लिया, तो यानी वो अपनी थिंकिंग पर कायम नहीं रह पाए। तो हमारी थिंकिंग, हमें अपनी थिंकिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है कि यस मुझे ये बिजनेस करना है। और आपका जब टॉप पे ले जाने के लिए आपका सबसे पहला जो डिसीजन है वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बस मुझे जो है ना इस बिजनेस को यहाँ तक और इस लेवल तक लेके जाना है। तो हमें वहां तक थिंकिंग करनी है। दूसरा हमारा प्लानिंग। अब प्लानिंग के स्तर पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैं प्लानिंग क्या कर सकती हूँ, ऑन पैसिव तो सारा काम हमारे लिए करेगी, क्योंकि हमें तो कहा गया था कि आप चद्दर तान के सो जाइए, यहाँ से आपका गो विद द फ्लो, आपको एंजॉय द प्रोसेस, और आपको सिर्फ अंदर आना है, वी आर इन इट टू विन इट, जो अंदर है वो सिकंदर है। तो फिर मुझे क्या प्लानिंग करने की जरूरत? देखिए, जब हम बिजनेस से जुड़े होते हैं तो बिजनेस अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम होता है। तो हमारे ऑन पैसिव में हमें क्या प्लानिंग करने की जरूरत है? हमें प्लानिंग करनी है कि इस बिजनेस में अप्स आए या डाउन आए, बट मैं बीइंग अ फाउंडर, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, क्योंकि सबसे पहले हमें एक फाउंडिंग मेंबर बनाया गया, उसके बाद ही हम ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद हम जो है एक इसके पार्ट बने, और फिर हम जो है इसके क्या बने, एफिलिएट मार्केटर बने। लेकिन सबसे पहले हम इसके फाउंडर बने। तो बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे रूल्स क्या है, मेरे डिग्निटीज क्या है? तो सबसे पहली मेरी प्लानिंग क्या होगी? मेरी जो जीमेल आईडी है, क्योंकि यही मेरा खजाने का चाबी है,
तो मुझे अपनी जीमेल आईडी को कैसे सेव करना है, इसके पासवर्ड को कैसे मुझे सेव करना है। दूसरी प्लानिंग, मेरी जब ओएस में एंट्री हुई तो मेरा ओमेल आईडी क्रिएट हुआ, तो ओमेल आईडी और मेरा ओमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, तो ये 4 चीजें मुझे कहीं भी लिख के रखनी है और अपने इस पासवर्ड को मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और अगर मैं शेयर करती हूँ तो मुझे इसे टाइम टाइम पर जो है वो चेंज करना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसी के साथ हम लोग जो है ना वाईफाई में एक्सेस कर लेते हैं अपने आईडीज को, और ये वाईफाई हमारा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कभी हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, कभी हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारी आदत होती है कि हम कहीं भी एक्सेस कर लेते हैं, तो देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारी जो आदत होती है ना वो आदत कभी बदलती नहीं है। तो आने वाले समय में हमारी मॉनेटरी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी और हमारा मनी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अभी से आदत डालिए कि एटलीस्ट आप किसी भी वाईफाई में जो आपका खुद का नहीं है, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, वहां पर पब्लिक प्लेस में आप जो है अपनी आईडी को ओपन नहीं करोगे। मैं मीटिंग में जाती हूँ, बहुत सारे फाउंडर बोलते हैं कि मैम मैं तो स्कूटर चला रहा हूँ और मैं जो हूँ मीटिंग सुन रहा हूँ। तो देखिए हम ब्लूटूथ ऑन करके रखते हैं पब्लिक डिवाइस में। अभी आपको पता है कि ब्लूटूथ साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी हमारी इंगेजमेंट से ज्यादा ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो हमारी प्लानिंग में ये भी शामिल होना चाहिए कि हमें जो है अपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में करने से बचना चाहिए, ताकि कोई हमारे पेयर करके हमारी इंफॉर्मेशन को हैक ना कर सके। तीसरी प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, ये तो जीमेल, ईमेल आईडी और हमारा ब्लूटूथ हो गया। तीसरी प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि कंपनी अगर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि हमें अनऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रोवाइड नहीं करनी है, हमें कुछ मतलब ऐसा कोई भी इनकरप्टेड थंबनेल या फिर इनकरप्टेड इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, या फिर बहुत सारे लोग जैसे पैनिक करने के लिए क्या करते हैं, निगेटिव वीडियोस को शेयर कर देते हैं, कभी हम निगेटिव कमेंट्स डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें करने से बचना चाहिए। अब इसे करने से क्यों बचना चाहिए, बहुत सारे लोग आप तो जरूर बता देते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए ये कोई भी नहीं बताता है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उठी कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने अपने लेवल पे इस पे सर्च की तो मैंने देखा कि जब चूंकि हम सबका एक डोमेन बनेगा, और डोमेन जब बनता है तो हमारे डोमेन में हमारे सोशल मीडिया आइकॉन्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। और जब हमारे सोशल मीडिया आइकॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, अभी हमारी कंपनी का आइकॉन वहां इंटीग्रेटेड है, और जब हम उसे क्लिक करते हैं तो किसी भी वीडियो पे जिन जिन लोगों ने कमेंट किया होता है वो हमें वहां शो होता है। और जब हमारा सोशल मीडिया वहां इंटीग्रेट होगा तो हमारे ही कमेंट हमारी वेबसाइट पर आने वाले सभी ट्रैफिक को, सभी बिजनेस टैकून्स को, सभी सेलिब्रिटीज को, जो भी लोग हमारे लिंक से जुड़ना चाहेंगे, जिनको कंपनी जो है लीड जनरेशन के थ्रू हमारे वेबसाइट पर ट्रांसफर करेगी, उन सभी लोगों को दिखेगा। चूंकि हम साधारण लोग तो इतना चीज नहीं देखते, लेकिन जब कोई बिजनेस पर्सन या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा जो है, जब वो इन सारी चीजों को करता है ना, तो वो सारी की सारी चीजों को अपने लेवल पर जांच करता है। और वो जब जांच करेगा और उसमें वो देखेगा कि अरे ये तो लिख रहा है कि ये बिजनेस जो है वो फ्रॉड है, वो लिख रहा है कि अरे कुछ नहीं होने वाला, आपके टूल्स एक टूल्स भी नहीं आए, या फिर वो देख रहा है कि अरे एस भगोड़ा है, या फिर वो देख रहा है कि हैशटैग ओनेट, हैशटैग ओ कनेक्ट ऑन पैसिव, वी आर इन इट टू विन इट, आई लव ऑन पैसिव। तो आप सोचिए वो किस पर्सन के साथ जुड़ना चाहेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा जो ऑन पैसिव को लव करते हैं, या जो ऑन पैसिव को लेकर के पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसलिए बचना चाहिए। तो प्लानिंग के अंदर हमारी ये चीजें भी आती है।
इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं, हमें एस सर ने भी एक बार बताया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन सारी चीजों को हमें ओ नेट पे पोस्ट करने से बचना चाहिए। इसे भी क्यों बचना चाहिए? जब हमारी वेबसाइट बनेगी और बार बार ओ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग दिखेगा तो क्या होगा, हम प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। तो क्या लगेगा, अरे ये कंपनी तो आईटी की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, ब्लॉकचेन की बात कर रही है, मीटावर्स टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, चैटबॉट की बात कर रही है, वो स्टाफ के अंदर ये इंटरनेट ऑफ थिंग के तहत सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही है। तो इसके फाउंडर जो 5 साल से जुड़े हैं, जो 3 साल से, जो 4 साल से, जो 2 साल से जुड़े हैं, उनको इतना भी नहीं पता है कि आईटी में गुड मॉर्निंग का क्या काम है। तो इस तरीके से जो है 1-2 बार पोस्ट करना ठीक है, बट हर बार हम अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो प्लानिंग के तहत हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम क्या चीजों पर कमेंट कर रहे हैं और हमारा रिएक्शंस कैसा है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने अपना जैसे पैसा वापस ले लिया, या फिर आईडी पेमेंट के दौरान उन्होंने फ्रॉड कार्ड से पेमेंट की। तो इन सारी चीजों पर भी हमें जो है ध्यान रखने की जरूरत है प्लानिंग के तहत। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कैपिटल। देखिए, कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो हमने जो है फर्स्ट में $97 एज ए फाउंडर लगाए, जो कि हमें ओईएस में एंट्री के वक्त जब हमें सब्सक्रिप्शन करने का मौका आया तो हमारे $97 बैक मिले, और ओईएस की एंट्री में हमें $10 बैक मिले, यानी कि हमें $107 बैक ऑलरेडी आ चुके। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए हमें जो है अपने पॉकेट से फिर से अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट जो है वो हमें लगाना पड़ा, जो कि आप सभी को पता है कि पहले जो है हमारा 1 मंथ का चार्ज 125 था और 3 मंथ का जो है ये 375 हुआ। बट हमें जो है डिस्काउंट मिला था एज ए फाउंडिंग मेंबर, और ये जो है हमारा अमाउंट $143 हुआ। और उसके बाद हमारे फाउंडर को ब्लैक फ्राइडे के तहत $50 का डिस्काउंट मिला, और ये आने वाले टाइम में $90 हो गया, जबकि यूजर के लिए ये शुरुआती दिनों में $190 था, और बाद के दिनों में ये यूजर के लिए भी डिस्काउंट शुरुआती दिनों में ये $250 था, और बाद के दिनों में ये $190 हो गया। यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमें पता चली गई। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं। तो यहाँ पर जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल के पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा इस बात पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, यस, नो डाउट, अब हमें पॉकेट से कुछ भी नहीं देना है, 1 रुपए भी हमें अपने पॉकेट से नहीं देने हैं। अगर हमें देने होते तो कंपनी जो है वो बार बार हमारे सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज नहीं करती, और कंपनी का इसके लिए पैसा भी लग रहा है। लेकिन हमें और आपको बोनस या फिर जो भी कंपनी हमारे लिए सिंगल मैन आर्मी के लिए टारगेटेड ट्रैफिक देगी, या फिर हम अपने एफर्ट से जो कमीशन जनरेट करेंगे होल्डिंग ट्रैफिक से, हमें जो पैसे आएंगे, तो हमारे वॉलेट में कुछ मनीज आएंगे। लेकिन उन मनीज को हमें कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी हमारी इनकम को डिनोट करेगा। आने वाले दिनों में हमारे बिजनेस की ग्रोथ को, हमारे बिजनेस के टॉप को डिनाई करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है जब हमारे कमीशन हमारे आ जाए तो हमें देखना है कि मल्टीपल प्रोडक्ट का पैकेज क्या है, क्वार्टरली पैकेज क्या है, हाफ ईयरली पैकेज क्या है। इसी के साथ साथ आपको याद होगा एक मीटिंग के दौरान हमारे सीईओ एस मुफारे ने हमसे कहा था कि आपका जो है रिन्यूअल होगा, फाउंडरशिप पोजीशन रिन्यूअल होगा, और आने वाले दिनों में ये जो $97 का जो अभी चार्जेस है वो
में भी इंक्रीज हो सकता है। और उस टाइम पर उन्होंने डेमो के तहत इसे हमें $997 जो है एक एग्जाम्पल के तहत बताया था। ये कंपलसरी नहीं है कि इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तहत उन्होंने बताया था, जो कि हमें पॉकेट से नहीं देने हैं। फिर से मैं बोलना चाहूंगी, पॉकेट से नहीं देने, बट हमें जब हम मनी को विड्रॉल कर रहे हैं, जब हम अपनी केवाईसी कर रहे हैं, तो हमें जो अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा या फिर हमारा अमाउंट ऑफ इनकम होगा, तो हमें कैपिटल विड्रॉ करते समय जैसे बिजनेस में आपको पता है ना कि री इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ हमारा डेड स्टॉक होता है, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कुछ हमारे फर्नीचर होते हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारा डेड कैपिटल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो बोनसेस है, उनमें से कुछ अमाउंट को हमें मल्टीपल प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लगाना होगा। तो हमें विड्रॉल से पहले कंपनी की स्कीम को देखना होगा, कंपनी की चीजों को देखना होगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे या फिर आपको 125 का ही पैकेज लेना होगा। आने वाले दिनों में ये $50 का भी पैकेज जो है, वीकली पैकेज भी आ सकता है, हाफ ईयरली पैकेज भी आ सकता है, 1 मंथ का भी आ सकता है, 6 मंथ का भी आ सकता है, यानी कम या ज्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पॉकेट बजट के अनुसार, हमें अपने कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के अनुसार अपना विड्रॉल करना है। ऐसा नहीं कि मुझे, अगर मान लीजिए सपोज मुझे $200 आ गए या $100 आ गए या $500 आ गए या $5000 आ गए, तो मैं पूरे के पूरे 5000 निकाल दूं और नेक्स्ट मंथ में मैं तो कहूं अरे कंपनी ने कहा था कि आपके खुद के पैसे से आपको पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे वॉलेट में मैंने कमीशन का पैसा ही नहीं छोड़ा, तो फिर मेरा सब्सक्रिप्शन कैसे होगा? फिर तो मुझे वॉलेट से डालना ही पड़ेगा ना। तो मुझे अपने कमीशन को री इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये ऐसा प्लान नहीं है कि आपको एक बार इन्वेस्ट कर दिया फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपको हर मंथ आपका सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि ये बातें बहुत सारे फाउंडर के मन में मिसकंफ्यूजन है। तो मैं कैपिटल में इस पॉइंट को भी क्लियर करना चाहूंगी, जिसके जरिए आप अपनी चीजों को जब विड्रॉल करें तो आप ध्यान दे करके अपने प्लानिंग को देख लें कि मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मुझे क्वार्टरली पैकेज खरीदना है, मुझे हाफ ईयरली, मुझे ईयरली, और मुझे कुछ पैसा जो है ना वो मंथली वहां पे छोड़ के रखना है, ताकि मेरा जो ईयरली फाउंडरशिप का जो सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल होगा उसके लिए भी मेरे पास पैसे होने चाहिए। अगर मैं इतनी सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ या फिर मुझे दिक्कत आती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक बार में ही जब मेरा सब कुछ स्मूथ हो जाए तो मैं मैनुअल पर ना डालकर मैं ऑटो पर शिफ्ट कर सकती हूँ। ऑटो पर शिफ्ट करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरे पैकेज जो है वो कट जाएंगे और बाकी का जो मेरा प्रॉफिट होगा जिसे मैं निकाल सकती हूँ उतना ही अमाउंट मुझे दिखेगा। तो ये आप कर सकते हो अपने सेटिंग में जाकर के, वहां पे मैनुअल एंड ऑटो दोनों का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। अब बात आती है प्रोडक्शन की। देखिए अगर हम साधारण सी भाषा में बात करें तो इस बिजनेस के अंदर हमें कुछ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक टीम जो है वो हमारे लिए हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर को, डिजिटल टूल्स को जो है प्रोड्यूस कर रही है। बट अगर हम डिजिटल ईरा की के हिसाब से बात करें, अगर हम डिजिटल बिजनेस के हिसाब से बात करें, तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्शन करनी है? हमें प्रोडक्शन करनी है अपने टाइम इंगेजमेंट की, हमें प्रोडक्शन करनी है अपने डाटा पैक इन्वेस्टमेंट की। हमारा डाटा पैक, डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर नेम्स एंड नंबर आते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर केजी, सेंटीमीटर, ग्राफिक्स,
इसके बाद कलर, ये न्यूमेरिक, अल्फाबेट, ये सारी चीजें जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत आती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर आप चाहोगे तो मैं डाटा के ऊपर भी आप लोगों को एक सेशन आगे आने वाले सेशंस में दे सकती हूँ। तो हमें प्रोडक्शन में क्या करना है? हमें प्रोडक्शन में या तो हम सिर्फ जो है अपने डाटा पैक को यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी क्रिएटर यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं उनके पोस्ट को हम लाइक, शेयर, कमेंट, ये सारी चीजें कर सकते हैं, या फिर कंपनी की जो ऑफिशियल जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनसे जो भी पोस्ट है उसको हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ शेयर करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, कुछ भी चीजें जब आप शेयर करते हो तो उसके साथ कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसके लिए आपको वहां पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हैशटैग या फिर कुछ एक सेंटेंस या फिर आपकी खुद की कुछ क्रिएटिविटी वहां ऐड करनी आवश्यक हो जाती है। क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में 14,27,000 लोग अगर एक ही वीडियो को शेयर करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम डिजिटल दुनिया में हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उससे बचने के लिए अपने कुछ चीजों को, डुप्लीकेट हो सकता है, और डुप्लीकेट जब हो जाता है ना तो गूगल उसको रैंकिंग में कम कर देता है। और ये चीजें मैंने OES क्लासरूम के जरिए सीखी, क्योंकि मेरे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, और सभी वीडियो में मैंने क्या किया, हैशटैग OES क्लासरूम, हैशटैग OConnect, हैशटैग रॉबलाइन लाइव, हैशटैग खुशबू अग्रवाल, मैंने हर वीडियो में डाल दी। तो क्या हुआ कि मेरा कंटेंट, जबकि हर वीडियो में मेरे अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग चीजें हैं, बट मेरा क्या हुआ, कॉपीराइट क्लेम, सॉरी कॉपीराइट नहीं, डुप्लीकेट कंटेंट के जरिए डुप्लीकेट जस्ट अ मिनट। यस, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत, सॉरी डुप्लीकेट हैशटैग के अंदर गूगल ने क्या किया कि मेरा जो वहां पर 10-15 वीडियोस दिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होकर के 2-3 वीडियोस में शिफ्ट हो गए। तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं तो आपने जो जो सिखाया था मैं वही फॉलो कर रही हूँ, फिर मेरे वीडियोस क्यों वहां पर कम हुए बढ़ने के बजाय। तो फिर सर ने बताया कि जब हम सेम चीज को बार बार करते हैं तो AI क्या पिक कर लेता है, डुप्लीकेट कंटेंट पे पिक कर लेता है। तो इसीलिए हमें सेम कमेंट करने से बचना है, सेम चीजों को लिखने से बचना है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं वेरी नाइस, तो एक अगर हमने वेरी नाइस लिखा है तो दूसरे बार हम नाइस वीडियो या फिर लाइक द वीडियो, गुड वीडियो, मतलब हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना है ताकि हमारा जो है डुप्लीकेट क्लेम ना हो। तो ये चीजें मैंने फ्रांसिस टे सर से सीखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी मैं ये चीजें पहुंचाऊं। इसके अलावा हम प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी कर सकती हैं आप? जी मैम, इसको रिपीट कर देंगे जरा सा आप? जी बिल्कुल रिपीट करूंगी। देखिए, हम जब इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, या तो हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर हम कुछ भी कंटेंट को कंज्यूम कंज्यूम करने का मतलब हम किसी वीडियो को देखते हैं या इमेज को देखते हैं या टेक्स्ट को देखते हैं तो हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब को हम कंज्यूम कहते हैं, और अगर मैंने वहां पर उसे पोस्ट किया है तो वो क्रिएटर, मैं उसकी क्रिएटर हूँ। तो बहुत सारे लोग तो अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ऑन पैसिव की वीडियो को शेयर करते हैं या फिर
किसी यूट्यूबर की वीडियो को शेयर करते हैं, या फिर मतलब कुछ भी वो शेयर करते, तो वो शेयर करने के दौरान अगर आपने वहां पर अपने कुछ हैशटैग नहीं डाले, अपना कुछ वहां पर एड ऑन नहीं किया, तो वो आपका डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है। जैसे कि यूट्यूब वीडियो के दौरान मैं अपनी जब यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मेरे तो कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हैशटैग के क्लासरूम के जरिए और बाकी के क्लासरूम के जरिए मैंने क्या सीखा कि वहां पर हमें हैशटैग पुट करना चाहिए, और हैशटैग में हमें जो है एक हमारा ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है हैशटैग भी, जिसको मैं इतना एक्सप्लेन इस सेशन में नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं रिपीट करने के लिए इस लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक ब्रांड हैशटैग लेना होता है जिसमें हम चूंकि हम ऑन पैसिव कंपनी से हैं तो हम ऑन पैसिव, ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ डेस्क, कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये हो गया एक ब्रांड हैशटैग। दूसरा जो ब्रांड बन रहा है, जैसे कि रॉबलिन लाइट्स, मार्टी सर, चूंकि वो लोग ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुके हैं, ऐसे लोग जिनका वीडियो में मोर देन 1000 सब्सक्राइबर है, जैसे कि मेरा खुद का नाम हैशटैग खुशबू अग्रवाल, आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हैशटैग खुशबू अग्रवाल, आपको वहां पे कई वीडियोस मेरे दिख जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सीखा तो मैंने सभी वीडियो में उन्हीं हैशटैग को, सिमिलर हैशटैग को वापस से लगा दिया। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट के जरिए क्या होता है कि फिर वो वीडियो मेरे डिक्रीज होने शुरू हो गए। डिक्रीज हुए तो जहां पर मेरे 10 वीडियोस दिख रहे थे वहां मेरे 3-4 वीडियो ही दिख रहे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें हैशटैग में चेंज करना चाहिए। जैसे आज मैंने अगर हैशटैग ऑन पैसिव, हैशटैग खुशबू अग्रवाल, हैशटैग ओईएस चुना है, तो सेकेंड डे मेरा जो हैशटैग होगा वो हैशटैग ऑन पैसिव की जगह हैशटैग ओ नेट होगा, हैशटैग खुशबू अग्रवाल, हैशटैग ओएस क्लासरूम, या फिर हैशटैग रॉबलिन लाइट्स। इस तरीके से जो है मुझे वहां पे चेंज करने की जरूरत है। होपफुली मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको। थैंक यू मैम। ओके, Thank you. थैंक यू। इसके अलावा प्रोडक्शन में हमें और क्या ध्यान देने की जरूरत है? इसके अलावा हमें प्रोडक्शन में ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैं खुद क्रिएटर हूँ तो मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट कंपनी के प्रति ऑथेंटिक हो, कंपनी के प्रति निगेटिव ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं निगेटिव वीडियो या फिर अनऑथेंटिक कंटेंट के जरिए अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकती हूँ। बट इन द लॉन्ग टर्म जब कंपनी वायरल हो जाएगी, कमर्शियल हो जाएगी, तो क्या होगा कि कंपनी मुझे जब कन्वर्जन रेशियो के तहत या फिर लीड जनरेशन के तहत मुझे जब ट्रैफिक देगी, और वो ट्रैफिक जब मेरे वीडियोस को देखेगी, अरे ये तो जो है बड़े बड़े थंबनेल डाल रहा है, धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस तरह की चीजों से जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, जो बिजनेस सेक्टर के लोग होते हैं, वो डिनाई करते हैं आपके साथ जुड़ने से। तो हमें अपने प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म को सोच के चलना है, और अगर हम अपना सोशल मीडिया ओन नेट यूज करते हैं तो हमें एक निच के तहत काम करना है। निच मतलब कोई भी एक निच हो सकता है, जैसे मेरा निच हो सकता है कि मैं जितनी भी ऑन पैसिव के वेबिनार होते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ही लिंक को पोस्ट करूंगी, या फिर मेरा निच हो सकता है कि मैं नेचर से संबंधित जितनी फोटोग्राफ है बस वही फोटोग्राफ वहां पे डालूंगी। तो इसमें मैं फ्लावर की, माउंटेन की, रिवर की, लेक की, ये सारी फोटो डाल सकती हूँ। या फिर मेरा नीच हो सकता है कि मैं मोटिवेशनल फोटोज पोस्ट करूंगी, तो मुझे सिर्फ मोटिवेशनल फोटोज पोस्ट करने, या फिर मैं अपने बच्चे की रील्स डालूंगी। तो इस तरीके से जो है मैं अपना एक निच पर प्रोडक्शन कर सकती हूँ। अब हमारी हमारा पॉइंट आता है पैकेजिंग। तो ऑन पैसिव में हमें पैकेजिंग की क्या जरूरत है? हमें कोई पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बीइंग अ फाउंडर हमारी पैकेजिंग क्या है? आप सभी को पता है कि हमारा डोमेन बनेगा, हमारी खुद की वेबसाइट है। तो बीइंग अ फाउंडर हमारी पैकेजिंग है कि हम अपने डोमेन का नाम पहले से सोच के रखें।
अपने ग्रेडियंट को हम सोच के रखें, हम अपने TLD और SLD दोनों को हम डिसाइड करके देखें। TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन और SLD मतलब सब लेवल डोमेन। चूंकि बहुत सारे लोगों से मेरी जहां तक बात हुई है तो वो कहते हैं कि हम पर्सनल डोमेन लेंगे, क्योंकि SLD 3 प्रकार के होते हैं, एब्रीविएशन, ज्योग्राफिकल एंड शॉर्ट फॉर्म, या फिर आपके डिक्शनरी डोमेन। लेकिन TLD जो होते हैं ना, वो TLD आईकैन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें हमारा बेसिक TLD जो है वो .com, .biz, .net, .org ये सारे हैं, और नए जो GTLDS है वो .edu, .tech, .ai.edu, इस तरह के .health, .guru, इस तरह की चीजें जो है आती है, .store, इस तरह की चीजें आती है। तो मुझे ये डिसाइड करके रखना है कि मेरा TLD क्या होगा, मेरा SLD क्या होगा। अब मुझे, जब मैं ये डिसीजन कर लेती हूँ तो इसका मुझे फायदा क्या होगा। इसका मेरा फायदा क्या होगा कि कंपनी जब मुझे कोई भी कंपनी ऑन पैसिव हमें 5 नेम सजेस्ट करेगी तो उसमें से मैं एक नेम को पिक कर सकती हूँ। और अगर मैंने SLD डिसाइड करके रखा है तो SLD के तहत मैं क्या कर सकती हूँ, अपने SLD को जब तक मेरा डोमेन बन रहा है उसके पहले इंटरनेट पे मैं अपने SLD को प्रमोट कर सकती हूँ। आपने देखा होगा जब हम कोई भी हैशटैग डालते हैं तो हमें दिखता है ना कि 1000 पोस्ट, 100 पोस्ट, 500 पोस्ट। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपना SLD सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे क्या SLD सेलेक्ट करना है। तो ये भी एक टॉपिक है SLD की। तो हमें शॉर्ट में बस इतना ही जानना है कि हम क्या चूज करेंगे। जैसे कि हम अगर चूज करेंगे, मैं अगर चूज करूंगी तो मैं चूज कर सकती हूँ खुशबू.ai या फिर खुशबू.com या खुशबू.net या खुशबू.store। तो ये मेरे कुछ हो गए, तो जिसमें मेरा SLD जो है वो मैंने फिक्स करके रखा है खुशबू, और मेरे TLD जो है वो चेंज हो रहे हैं .store, .ai, .edu, .tech, .com। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अपने SLD को या फिर TLD को एक को आपको फिक्स करके रखना है, और आपको अपने SLD को डोमेन आने से पहले उसे इंटरनेट में जब भी आप पोस्ट करते हो तो हैशटैग के साथ उसे प्रमोट करना शुरू कीजिए। लेकिन वही अगर आपका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, मान लीजिए किसी का नाम होता है ना ट्रिपली डॉट, या फिर किसी के फादर का नाम उनके नाम में ऐड होता है तो वो काफी बड़ा होता है। तो अब मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा नेम है जिसका हम स्पेलिंग याद नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में आप पर्सनल डोमेन चूज करने की बजाय जो है डिक्शनरी डोमेन या फिर ज्योग्राफिकल डोमेन पे जाएं। तो ये सारी चीजें हमारे पैकेजिंग के अंतर्गत आती है। अब ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हमें कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा तो डिजिटल बिजनेस है। तो डिजिटल बिजनेस में हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती है, बट हम AI जो है ना वो ऑल टाइम हमें पिक करता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ID को AI के लिए एक्टिवेट रखने के लिए कम से कम हमें जो है दिन में एक बार अपने बैक ऑफिस को विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ofounder.net है वो हमारी प्राइमरी सीढ़ी है, वो हमारा प्राइमर ऑफिस है और उसका एक्सेस किसी यूजर के पास नहीं है। तो हमें एक बार कम से कम उसे विजिट जरूर करना चाहिए। और आप चाहे तो आप अपने OES पर कितनी बार विजिट करते हैं ये मैटर करता है, और कम से कम आपको जो है मंथली एक बार अपनी प्रोफाइल जरूर चेक करनी चाहिए जब तक कि आपका KYC नहीं आ जाता है।
आप बोलोगे बार बार मुझे प्रोफाइल क्यों चेक करना पड़ा। देखिए ये डिजिटल है और इंटीग्रेशन के दौरान बहुत बार बहुत सारी चीजें वहाँ हमें बताई नहीं जाती, वहाँ आती है। तो हमें अवेयरनेस के लिए मंथली एक बार अपने प्रोफाइल पर जरूर जाना है, जिससे कि हमारी ऑथेंटिसिटी जो है वो बनी रहती है और हमें मदद मिलती है। इसी के अलावा पैकेजिंग के दौरान हमें और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम और क्या कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम जो है अपने बिजनेस को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लोगों को फ्री में या फिर कमीशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन पे हम खुद क्या कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, अरे हम डायरेक्ट अगर उनको इनवाइट करते हैं तो फिर कंपनी के टारगेटेड ट्रैफिक का क्या। देखिए कंपनी आपको टारगेटेड ट्रैफिक देगी, लेकिन आप अगर अपनी खुद की एफर्ट लगाते हो तो आपके एफर्ट से आपका कमीशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब आती है सेल्स की बारी। तो देखिए सेल्स के लिए हमें जो है वो सिस्टम के साथ, जो भी सिस्टम में हमें बताया जाता है टाइम टू टाइम, जैसे गो फाउंडर से ओ फाउंडर में चेंज होना, फिर ओ फाउंडर से ओईएस में जाना, फिर ओईएस में हमारा जो है एफिलिएट लिंक के लिए एग्रीमेंट साइन करना, ओ कनेक्ट का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड होना, ओईएस ऐप का डाउनलोड होना, हमारे बार बार जो है अपडेट सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें समय से करते रहना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो कंपनी जो हमें सेल देती है ना वो हमें नहीं मिल पाती है। जैसे कि अभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब आप माई यूजर मंथ के स्टार्टिंग डेज में जब जाते हो 1 से लेकर के 10 तक में, तो माई यूजर पे आपको वहां पे कुछ नंबर्स दिखते हैं। तो ये नंबर्स जो है वो आपको इंक्रीज करते हैं, आपको बताते हैं कि कितने लोग जो है आप में इंटरेस्टेड हैं। ओ ट्रीम के डैशबोर्ड पे जब आप जाते हो तो आपको यूनिक क्लिक में एक नंबर दिखता है, जो यूनिक क्लिक डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस में इतने सारे लोग आपके थ्रू इंटरेस्टेड हैं, और उस इंटरेस्ट में से आपके लिए जो है कंपनी लीड जनरेट करेगी और आपके लिए ट्रैफिक जो है अलॉट करेगी। इसके अलावा सेल्स में आप खुद अपने लिए अपने सेल्स जनरेट कर सकते हो। हम और आप जो ये वेबिनार कर रहे हैं ये भी हमारी और आपकी एक सेल्स का जरिया है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डाटा पैक को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ मीटिंग में तो आ जाते हैं, अपना डाटा पैक तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते। ना तो वो अपना ऑडियो प्रोवाइड करते हैं, ना अपना कैमरा ऑन करते हैं, ना ही बैकग्राउंड लगाते हैं, ना ही चैट में कुछ लिखते हैं, ना ही यहाँ से निकलने के बाद फीडबैक या रिव्यू देते हैं। तो ऐसे लोग कंपनी का कोई हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ आ रहे हैं बट वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे। यहाँ पर इतने सारे फंक्शन है, पोलिंग है, प्रॉम्प्टर है, कॉल ऑन एक्शन है, पुश अ लिंक है, वीडियो है। तो जब हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं तो उसके दौरान जो हमें कमी या ज्यादा होता है तो उसको टेक टीम उस पर काम करती है, और काम करने से क्या होता है, हम एक अच्छी सेल के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू एंड ओवर टू यू मैम और सर। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन, बहुत सारी जानकारियाँ आपसे मिली, किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हमें थिंकिंग करनी है, प्लानिंग से लेकर आपने उसकी एंडिंग सेल्स तक का हमें जानकारी दी, उसके लिए बहुत